आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। आज कई दिनों के बाद हमारी यह क्लास हुई है और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो बेसिकली आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कुछ दिन पहले, यूपी में जो नए 9 माइनर लॉज ऐड हुए हैं, जीके वाला जो पोर्शन है उसमें, जीके के पेपर में, जो कि प्री और मेंस दोनों में ही एग्जाम में आएंगे, इन 9 लॉज को कवर करना मेरा एम है। और वो उसके पीछे का रीज़न ये है कि इन लॉज पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बाकी जो मेजर लॉज हैं उन पे तो आपको मटेरियल मिल ही जाएगा, सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी है। पर ये लॉज क्योंकि नया जो नोटिफिकेशन आया उससे ऐड हुए, तो इस वजह से इन सारे के सारे 9 जो लॉज हैं इनको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ 1 बाई 1। आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कवर करूंगा और इसको मैं कंप्लीटली कवर करूंगा एक वीडियो में, ताकि आप लोग अपनी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन एक साथ ही एक ही लेक्चर में कर पाएं। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा उसमें मैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। मतलब अगर आप इतना पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपका प्री और मेंस दोनों ही क्लियर हो जाएगा, दोनों में कोई इशू नहीं होगा आपको, राइट। तो शुरुआत करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के साथ। तो देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इसके नाम से ही क्लियर है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाना मेडिकली, राइट। तो इस तरह के कानून की जरूरत क्या थी? सबसे पहले तो हमें हमेशा ये समझते हैं कि अगर कोई लॉ हम पढ़ रहे हैं, कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, तो 100% उसकी कोई ज़रूरत रही होगी। ऐसे तो है नहीं कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो पार्लियामेंट ने सोचा चलो आज एक लॉ बना लेते हैं, तो उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना दिया, राइट। तो उसकी ज़रूरत क्या थी एमटीपी एक्ट की, इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट, और किस तरीके से ये कानून अपने प्रेजेंट शेप में आया, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और इससे शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर साल बहुत सारे अबॉर्शंस होते हैं, पर उसमें से ज़्यादातर जो अबॉर्शंस, जब 1971 में ये एक्ट आया उससे पिछले के कुछ ईयर्स का जो डेटा था, उस डेटा के हिसाब से आउट ऑफ 5 मिलियन टर्मिनेशंस इंडिया में किए जाते थे और उसमें से 3 मिलियन टर्मिनेशंस इलीगल थे। ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट विमेन होती थी वो अनसेफ टर्मिनेशन मेथड्स यूज़ करती थी। किसी क्वैक के पास पहुंच गए, क्वैक को हिंदी में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं बेसिकली, जिन्होंने नॉर्मल सा क्लिनिक खोला होता है, उनके पास डिग्री नहीं होती है और वो उतने इक्विप्ड नहीं होते हैं, पर वो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन है वो कर देते थे। उसके अलावा पैरामेडिकल पर्सनल लाइक जो नर्स, मिडवाइफ्स, राइट, तो ये सारे लोग जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, राइट, ये सारे लोग भी अबॉर्शन कर देते थे। तो इससे दिक्कत क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर अबॉर्शन कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो कि ट्रेंड ही नहीं है वो करने के लिए, तो ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और the lady who is going through the abortion, तो she is at risk, her life is at risk, right। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने ये सोचा कि हम एक लॉ लेके आते हैं जो कि इस तरह के अबॉर्शंस को रेगुलेट करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाह कमेटी सेटअप की, एक कमेटी सेटअप की जिसके कि चेयरमैन मिस्टर शांतिलाल शाह थे, और उस कमेटी को इसीलिए हम शाह कमेटी के नाम से जानते हैं। तो शाह कमेटी ने बोला कि वॉट एवर मे बी द मॉरल एंड एथिकल फीलिंग्स दैट आर प्रपोज्ड बाय सोसाइटी एज अ होल on the question of induced abortion, it is a fact that a number of mothers are prepared to risk their lives by undergoing an illegal abortion rather than carrying that particular child to term, right। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप बहुत क्लियरली समझ पाएं, राइट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली शाह कमेटी ने क्या बोला? शाह कमेटी ने बोला कि ठीक है, मतलब आप जैसे कि जानते हैं अलग अलग रिलीजन में अबॉर्शन मना है, राइट। अबॉर्शन इज नॉट अलाउड इफ वी टेक Christianity does not allow abortion. Similarly, Hinduism also does not encourage abortion. However, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना क्रिश्चियनिटी में है। तो जो मॉरल्स हैं सोसाइटी के वो कई बार अबॉर्शन अलाउ नहीं करते, बट फिर भी शाह कमेटी ने बोला कि ये ज़रूरी है कि इसको प्रॉपरली एक मैकेनिज्म हो और
जो इक्विप्ड लोग हैं, जो डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में क्वालिफाइड हैं ये करने के लिए, वही मेडिकल टर्मिनेशन करें, राइट? क्यों? क्योंकि मॉरली अलाउड नहीं है बट फिर भी लोग छिप के कर रहे हैं, राइट? तो लोगों की लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए हमें ये कदम उठाना होगा और एक पूरा सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा जिससे कि अबॉर्शन को इंडिया में रेगुलेट किया जा सके, राइट? तो शाह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि आप इंडियन गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दी कि इस तरह का एक लॉ लाया जाना चाहिए और वो लॉ में जो ये प्रोविजन होना चाहिए कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको अलाउ किया जाना चाहिए, राइट? और क्यों अलाउ किया जाना चाहिए? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को सेव करने के लिए, और साथ ही साथ लाइफ के अलावा उसको जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, उसके जो इंजरी हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है दैट शुड बी अलाउड। कुछ साल पहले 2010 आई थिंक 10 और अराउंड, इस दौरान की एक बात है, एक डॉक्टर सविता हलप्पनवार थी और वो आयरलैंड में थी, डॉक्टर थी, इंडियन ओरिजिन की थी, जैसे कि नाम से क्लियर है। तो बिकॉज आयरलैंड का लॉ उस टाइम पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ नहीं करता था, तो इस वजह से क्या हुआ कि उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी और बहुत सारा कोर्ट केस हुआ, कुछ चीज़ें हुई, बट अल्टीमेटली शी वॉज नॉट अलाउड अबॉर्शन एंड देन शी डाइड, राइट? तो उनकी डेथ हो गई इस वजह से। और कब? 2010 के अराउंड। इंडिया ने 1971 में ये लॉ पास कर दिया था। तो इंडिया आयरलैंड को एक डेवलप्ड कंट्री समझा जाता है, पर इंडिया पर अब कितनी कंजर्वेटिव एक्चुअली पॉलिसी थी आयरिश गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से डॉक्टर सविता हलप्पनवार की डेथ हुई और उसके बाद अल्टीमेटली लॉ को अमेंड किया गया, राइट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी की रिकमेंडेशन को माना और रिकमेंडेशन को मान के 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इनैक्ट कर दिया। जो एमटीपी एक्ट है ये बेसिकली इंग्लैंड के अबॉर्शन एक्ट पे बेस्ड है, अबॉर्शन एक्ट ऑफ 1967 पे बेस्ड है। लार्जली जो जैसा वो लॉ है उसी लॉ के बेसिस पे ये लॉ भी बनाया गया है, राइट? तो अब इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसका जो एम है वो ये क्वालिफाइड राइट टू अबॉर्शन प्रोवाइड करना है कि जो अबॉर्शन है वो किया जा सके, उसको लीगल करना है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि आप हर केस में, नहीं, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस उस अबॉर्शन को लीगल करना इस लॉ का एक एम है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे, कि क्यों ये एक्ट लाया गया, इस एक्ट की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, राइट? प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक कमिटी कौन सी थी, राइट? तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद एमटीपी एक्ट 1971 में पास हुआ एंड ये फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1972 को। बहुत ज़रूरी है ये एनफोर्समेंट डेट याद रखना। 1 अप्रैल 1972 को एमटीपी एक्ट फोर्स में आया, राइट? ये प्री के क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद से एक्ट में 2 अमेंडमेंट हुए हैं, 2002 में और 2021 में। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2021 वाला, वो फोर्स में 24 सितंबर 2021 को आया। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, राइट? और ये जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ वो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आइए अब हम देखते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, ये एक्ट बेसिकली किस बारे में बात करता है, राइट? तो देखिए बेसिकली इसमें जो मैंने अलग अलग कलर का हाइलाइटर इसलिए यूज़ किया है ताकि जैसे ये येलो कलर का हाइलाइटर है, येलो कलर से मैंने जिस भी सेक्शन को हाईलाइट किया है उसका मतलब ये है कि वो 2021 के अमेंडमेंट से वो प्रोविजन ऐड हुआ है, राइट? और जिस भी चीज़ को मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है इसका मतलब है वो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है फर्दर। इसका प्रियम्बल क्या बोलता है? प्रियम्बल बोलता है दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ certain pregnancies by registered medical practitioners and for matters connected therewith or incidental thereto। मतलब कि ये जो एक्ट है ये किस लिए है? कुछ प्रेगनेंसीज हैं उनके टर्मिनेशन के लिए। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज, राइट? बाय whom? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स।
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रियम्बल है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नॉर्मल शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट। जब से 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो उसके बाद से जो लॉज इंडिया में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल थे, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, उन लॉज को अब जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर दिया गया। इसलिए ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। तो मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं कि ये एक्ट फोर्स में कब आया। ये एक्ट फोर्स में 1 अप्रैल 1972 को आया, और प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को असेंट कब दी, इस लॉ को 10 अगस्त 1971 को। ये दोनों डेट्स आपके लिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये डेट्स पूछ ही जा सकती हैं, राइट। तो डेट ऑफ असेंट 10 अगस्त 1971 एंड एनफोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1972। आइए हम देखते हैं इसका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या कहती हैं। तो सेक्शन 2 डेफिनेशंस से डील करता है। तो 2A बात करता है गार्डियन के बारे में। हु इज अ गार्डियन? तो इट सेज गार्डियन मीन्स a person having the care of the person of a minor or a mentally ill person, right? तो गार्डियन एक ऐसा व्यक्ति है जो एक माइनर की जिसके पास केयर है, या फिर एक मेंटली इल पर्सन की, मतलब वो इंसान जो माइनर ना हो बट वो मेंटली इल है, तो उसकी अगर कोई इंसान देखभाल कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे गार्डियन मानेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। गार्डियन का मतलब एक ऐसा इंसान जो एक माइनर और एक मेंटली इल पर्सन की केयर कर रहा है, जिसकी केयर में वो है, राइट। नाउ कम्स मेडिकल बोर्ड। अब ये मेडिकल बोर्ड की डेफिनेशन देखिए, मैंने येलो से हाईलाइट की है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2021 के अमेंडमेंट से आई है, राइट। नाउ इट सेज मेडिकल बोर्ड मींस द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। हम पढ़ेंगे मेडिकल बोर्ड, राइट। मेडिकल बोर्ड बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। देन मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन की क्या डेफिनेशन है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। मतलब मेंटली इल पर्सन किसे माना जाएगा? जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है और उसके लिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम मेंटली इल मानेंगे। बट वो मेंटल डिसऑर्डर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? अगर बेसिकली आप मेंटल रिटार्डेशन को एक लेवल नीचे, मतलब एक लेवल नीचे मानेंगे। अगर आप कोई कैटेगरी बना रहे हैं जिसमें आप मेंटली इल पर्सन को रख रहे हैं, तो मेंटली इल से पहले मेंटल रिटार्डेशन आएगा। मतलब वो इंसान इतना ज्यादा मेंटली इनकेपेबल नहीं है कि वो अपने लिए डिसीजन ना ले पाए, राइट। उसको यहाँ पे तो देखिए मैंने लिखा भी है, देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग मेंटली रिटार्डेड एंड बीइंग मेंटली इल। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखने का पर्पज ये है कि जब भी किसी लेडी का जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो किया जाता है, तो वो उसकी कंसेंट से ही किया जाता है। केवल ऐसे केस में जहां पे वो वुमन मेंटली इल होती है, उसके गार्डियन की परमिशन ली जाती है। वो माइनर होती है तो उससे गार्डियन की परमिशन ली जाती है, राइट। विच मीन्स कि अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तो गार्डियन की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उसकी परमिशन से ही उसका प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या कोई मेंटली रिटार्डेड वुमन है, तो उसकी अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसके लिए किसकी कंसेंट चाहिए होगी? तो आंसर होगा उस वुमन की खुद की। पर अगर कोई वुमन है जो मेंटली इल है, तो अगर उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाना है तो किसकी परमिशन चाहिए होगी? उसके गार्डियन की, राइट। तो उस सेंस में यहां पे ये डेफिनेशन दी गई है। सी माइनर, सबको पता है कि जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है उसके हिसाब से जिसने मेजॉरिटी अटेन नहीं की है वो माइनर है। नाउ कम्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक इंसान ऐसा जो कि पोसेस करता है यानी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन। दूसरा रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के थ्रू रिकॉग्नाइज हो, उसमें प्रिस्क्राइब्ड हो। उसके अलावा पहला तो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो, दूसरा
हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर, जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एंटर किया गया है। तीसरा, हु हैज सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, राइट। मतलब पहला, उसके पास एक रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन हो, दूसरा, उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में हो, और तीसरा, उसके पास एक एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग हो गायनेकोलॉजी मतलब जो विमेन रिलेटेड डिजीजेज होते हैं उनमें उसका एक्सपीरियंस हो, या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो चिल्ड्रन के डेथ, जो बर्थ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उस काम में उनका स्पेशलाइजेशन हो। तो अगर ये 3 कैटेगरीज हैं तो उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में यहाँ पे रख सकते हैं। तो बेसिकली जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन H की बात करते हैं मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के, तो 2H ये बोलता है कि आप शेड्यूल में जो भी क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड की गई हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के, आप शेड्यूल में ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं जिसकी बात यहाँ पे हो रही है वो प्रोवाइड की गई हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मैंने इसमें रिसर्च किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप लोग अगर केवल इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि शेड्यूल में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं और आपको उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स ई, इट सेज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब है मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स। तो बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से, एक मेडिकल मेथड और दूसरा सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड्स तो सबको पता है, सर्जरी या ऑपरेशन। मेडिकल मेथड्स वो इट कैन बी डन बाय एनी मीडियम ऑफ गिविंग एनी पिल और इंजेक्शन, राइट। तो इन तरीकों से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन क्लॉज है इसमें भी क्लैरिटी होगी। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको याद रखना है, तो वो गार्डियन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंटली इल पर्सन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आपको याद रखना है। आप इसमें माइनर और मेडिकल बोर्ड की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा आप केवल एक बार देख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके सेक्शन 3 में आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि ये कंडीशंस बताता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस बताता है कि कब जो प्रेगनेंसीज हैं उनको टर्मिनेट किया जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। तो इट सेज, notwithstanding anything contained in Indian Penal Code, a registered medical practitioner shall not be guilty of any offence under that code or any other law for the time being in force if any pregnancy is terminated by him in accordance with the provisions of this act. तो बेसिकली अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो सेक्शन 312 मिसकैरेज से रिलेटेड प्रोविजन उसमें है आईपीसी में, आप मेंशन कर सकते हो सेक्शन 312 को अगर इसमें मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो उसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी वुमेन की कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज कर देते हो तो क्या पेनल्टी होगी, ये सारी चीज़ें, क्या पनिशमेंट होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। तो सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि आईपीसी में कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है तो वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, अगर उसने जो टर्मिनेशन है वो इस एक्ट में, जो एमटीपी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया है, राइट। तो देखते हैं व्हाट डज सबसेक्शन 2 सेज। It says, subject to the provisions of subsection 4, a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner, right? तो प्रेगनेंसी कौन टर्मिनेट कर सकता है, केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। कब, where the length of pregnancy does not exceed 20 weeks if such medical practitioner, or where the length of pregnancy exceeds 20 weeks but does not exceed 24 weeks if in that case not less than 2 registered medical practitioners आर ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ। तो बेसिकली इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि पहले 2021 के अमेंडमेंट के बाद ये जो क्लॉज ए है यहाँ पे 20 वीक्स किया गया है, इससे पहले यहाँ पे 12 वीक्स की ड्यूरेशन थी, और सबसेक्शन जो बी है यहाँ पे जो 24 वीक्स तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है वो एक्चुअली केवल 20 वीक्स था, राइट। तो 2021 से इसमें एक मेजर चेंज आया है। 2021 के अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम था, कि मतलब अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी थी उसी को टर्मिनेट किया जा सकता था, पर अभी 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको एक्सटेंड करके 24 वीक्स कर दिया गया है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन में, और अगर 20 वीक्स से ज़्यादा और 24 वीक्स तक की
प्रेगनेंसी है, तो उस केस में एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन में अगर जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करने से जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को रिस्क है, राइट, या फिर उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उसको ग्रेव इंजरी हो सकती है, फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है उसको, या फिर जो चाइल्ड अगर पैदा होता है, राइट, उसकी लाइफ को सब्सटेंशियल रिस्क है, और या फिर वो फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी उसको ज़्यादा बहुत सीरियस हो सकती है अगर वो जब पैदा होगा। तो ऐसे केसेस में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो किया जा सकता है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि 20 वीक्स के केस में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन में, और अगर 20 वीक्स से ज़्यादा है, अप टू 24 वीक्स है, तो मिनिमम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन में जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को या तो रिस्क होना चाहिए, या फिर उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी होने का रिस्क होना चाहिए, या उसके अलावा कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए सब्सटेंशियल रिस्क होगा अगर वो पैदा होता है, राइट, और उसको फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मतलब होगी, हो सकती है नहीं होगी अगर वो पैदा होता है। तो ऐसे केसेस में जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो किया जा सकता है, राइट। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं क्या कहता है ये। For the purposes of clause A, where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by any woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy, the anguish caused by such pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जहाँ पे कोई प्रेगनेंसी जो फैमिली प्लानिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, उनको यूज़ करने के बावजूद अगर हो जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि ऐसा माना जा सकता है कोर्ट के थ्रू कि उससे जो एंग्विश है, उससे जो तकलीफ है जो वुमन को होगी, उससे उसकी मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकती है, राइट। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे केसेस में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है, राइट। क्योंकि क्या कह रहा है, रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ में उसकी मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी कब माना जाएगा, इस केस में भी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1, राइट। तो अब देखिए, इट सेज इट मे बी प्रिज्यूम्ड, राइट। तो यहां पे क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है कि कोर्ट ऐसे केसेस में मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ये कोर्ट के ऊपर है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो इस चीज का प्रिजम्पशन लेगा या नहीं लेगा। तो अब इसमें एक डिफरेंस है, देखिए मैंने एक पार्ट है जिसको मैंने ग्रीन में लिख रखा है, और एक्सप्लेनेशन 1 ऐड हुआ, मतलब इसको चेंज किया गया 2021 के अमेंडमेंट से, इसलिए ये येलो में है। तो आप इसमें देख पाएंगे ग्रीन में। ये बेसिकली मैंने नोट्स इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को मेंस के लिए काफ़ी आसानी हो, आप इससे अपने नोट्स जॉट डाउन कर सको और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। तो अब नाउ इट सेज बिफोर 2000, बेसिकली क्या था कि अभी जहां पे पार्टनर लिखा हुआ, यूज बाय एनी वुमन और हर पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर, तो पहले यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए थे वो बाय एनी मैरिड वुमन था, राइट। अब हम एक्सप्लेनेशन 2 अगर देखें तो देखिए जो ब्लू वाला पार्ट है ये पहले पुराना वाला जो 2021 से पहले जो प्रोविजन था वो था। इट सेज वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज रिजल्ट ऑफ अ फेलियर और मेथड यूज बाय एनी मैरिड वुमन और हर हस्बैंड, राइट। तो ये मैरिड वुमन और हस्बैंड के बारे में बात करता था, राइट। पर अब क्या है, अब ये एक वुमन और पार्टनर के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये एक प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट है जो कि ये प्रिज्यूम करके नहीं चलता कि केवल मैरिड वुमेन ही प्रोक्रिएट करेगी, केवल उन्हीं के चिल्ड्रन होंगे। हो सकता है जो मैरिड वुमेन नहीं है वो भी माँ बन सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, ये प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, मैरिड वुमेन वाला वर्ड हटा के केवल एनी वुमन कर दिया और हर पार्टनर, हस्बैंड नहीं लिखा, और हर पार्टनर, राइट। तो मतलब क्वेश्चन ये था कि ठीक है, आपने प्रोटेक्शन उन लोगों को तो दे दिया जो लोग मैरिड हैं, राइट। अगर मैरिड वुमन है और उनका उसका अबॉर्शन होना है तो उसके लिए तो प्रोटेक्शन है, पर व्हाट इफ द वुमन इज नॉट मैरिड, तो क्या उसके लिए मतलब वो मर जाए, राइट। मतलब क्या आप उसको मरने के लिए छोड़ सकते हो? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, उसके चाइल्ड को कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी है, तब आप क्या करोगे, राइट। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2। इट सेज फॉर द पर्पज ऑफ clauses A and B
where any pregnancy is alleged by pregnant women to have been caused by rape, the anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute grave injury to the mental health of the pregnant woman. अब देखिए दो चीज़ें हैं. जब हमने एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा तो जो डिवाइसेस हैं अगर उनका फेलियर होता है और उसके बावजूद प्रेगनेंसी और उसके बाद जो प्रेगनेंसी होती है उससे जो प्रिजम्पशन है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, मे प्रिज्यूम है. कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि इससे ग्रेव इंजरी होगी. पर एक्सप्लेनेशन 2 बात कर रहा है जहां पे रेप के थ्रू प्रेगनेंसी हुई है, राइट. तो उस केस में ये शैल प्रिज्यूम की बात कर रहा है, मतलब ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, विच मीन्स ये प्रिज्यूम किया जाना मैंडेटरी है कोर्ट के थ्रू कि इस तरह की जो प्रेगनेंसी है उससे ग्रेव इंजरी होगी मेंटल हेल्थ को प्रेग्नेंट वुमेन की, राइट. ये चीज़ें याद रखिएगा. प्री में ऐसे ही पूछा जाता है कि किस केस में शैल प्रिज्यूम होगा, किस केस में मे प्रिज्यूम होगा, राइट. इसीलिए मैंने इसको प्रॉपरली यहाँ पे हाईलाइट किया है. नाउ 2A, इट सेज द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन, जिसका ओपिनियन वगैरह रिक्वायर्ड है वो कौन बनाएगा, वो नॉर्म्स कौन सेट करेगा कि कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राइट. प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, तो वो रूल्स कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. किसके, मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं. उसके बाद अब it says provisions of subsection 2 relating to the length of the pregnancy shall not apply to the termination of pregnancy by the medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any of the substantial fetal abnormalities diagnosed by a medical board. मतलब जो ये लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है कि 24 वीक्स तक हो सकता है जब दो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर अपना ओपिनियन देते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाना चाहिए, राइट. तो ये जो टाइम पीरियड है ये सब अप्लाई नहीं होगा किस केस में, जहां पे ये जो टर्मिनेशन है वो बहुत ज़रूरी हो गया हो इस वजह से कि कोई सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जो चाइल्ड है जो कंसीव किया गया है उसको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब उस बच्चे का पैदा होना या तो मतलब व्हेन ही टेक बर्थ ही डाई एज सुन एज ही इज बॉर्न, और उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसकी लाइफ मतलब बेसिकली बहुत ख़राब होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होगी. तो ऐसे केसेस में अगर कोई सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो भले ही 24 वीक्स बीत गए हों उसके बाद भी टर्मिनेशन किया जा सकता है, राइट. तो ये हमेशा याद रखना है कि फीटल एबनॉर्मेलिटी के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, बाद में भी किया जा सकता है. फिर एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में भी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड अ मेडिकल बोर्ड. हमने ऊपर भी देखा कि जो मेडिकल बोर्ड है, राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी डायग्नोस कौन करेगा, मेडिकल बोर्ड करेगा. पर उस मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी. मे बी शैल मतलब मैंडेटरी है उनके लिए. कैसे, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, राइट. कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड अ मेडिकल बोर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. तो बेसिकली दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा कि जो मेडिकल बोर्ड के पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन करेगी. तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, पर जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो कौन ले डाउन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. अब 2D बात करता है कि मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा. तो मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट होगा. गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो विमेन के डिजीज होते हैं उनमें स्पेशलिस्ट. पीडियाट्रिशियन, इसका मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं. रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, जो लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, एक्सरेज वगैरह करते हैं, उसमें जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं एक वो बंदा रहेगा. एंड सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी. मतलब ये 3 तो होंगे, इसके अलावा भी कुछ और मेंबर्स हो सकते हैं जिनके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जितने भी मेंबर्स प्रिस्क्राइब करेगी ऑफिशियल गैजेट में, राइट. Now comes (4A), right? No. Now comes subsection 3. It says in determining whether the continuance of pregnancy would involve such risk of injury to health as is mentioned in subsection 2, account may be taken of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment. ठीक है कि ये देखने में कि भाई उसकी हेल्थ को इंजरी होगी या नहीं होगी, तो वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उसके बारे में भी
मतलब उसको भी अकाउंट में लिया जा सकता है। कोई बहुत खास प्रोविजन नहीं है, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पे। 4A, इट सेज नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु हैविंग अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अ मेंटली इल पर्सन शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ हर गार्डियन। हमने डिस्कस किया था ऊपर ये, जब मेंटली रिटार्डेड पर्सन डिस्कस किया था, राइट। तो अगर हम सबसेक्शन 3 देखें तो ये बोलता ही है, इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोलता है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, इट्स ए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। मतलब जो भी पावर हम यहाँ पे दे रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 है। और 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई माइनर वुमन है या फिर कोई मेंटली इल वुमन है तो उसकी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा वो कब किया जाएगा, उसका जो गार्डियन होगा उसकी कंसेंट राइटिंग में लेने के बाद ही किया जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर उसका गार्डियन कंसेंट नहीं देता तो उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, राइट। जबकि हम 4B को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए। मतलब इस केस में मेंटली इल पर्सन या फिर माइनर के केस के छोड़ के नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, की कोई भी प्रेगनेंसी किसी प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट के बिना टर्मिनेट नहीं की जाएगी, राइट। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ आता है कि जो कंसेंट ऑफ वुमन है दैट इज सैक्रोसैंक्ट इन केसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। केवल 2 एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, पहला कि अगर मेंटली इल वुमन है और दूसरा अगर वुमन जो है वो माइनर है, तो उन केसेस में गार्डियन की कंसेंट जरूरी होगी, राइट। वुमेन की कंसेंट मैटर नहीं करेगी, राइट। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर कोई मेंटली इल वुमन है तो उस केस में गार्डियन की कंसेंट लगेगी, पर अगर कोई मेंटली रिटार्डेड वुमन है उस केस में उसकी कंसेंट काफ़ी होगी। लॉ ऐसा मानता है कि उसकी कंसेंट से काम चल जाएगा, गार्डियन की कंसेंट की जरूरत नहीं है। नाउ कम सेक्शन 4, इट सेज कि कौन सी ऐसी जगह, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। तो बेसिकली इट सेज नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एट एनी प्लेस अदर देन, मतलब कोई टर्मिनेशन इस एक्ट के अंडर नहीं होगा किसी अदर प्लेस में जिनके जो नीचे दिए गए उनके अलावा, राइट। तो फर्स्ट, एक हॉस्पिटल जो स्टैब्लिश या मेंटेन किया हो गवर्नमेंट ने, राइट, गवर्नमेंट करती हो, जिसने या तो इस्टेब्लिश किया हो गवर्नमेंट ने या फिर उसको मेंटेन कर रही हो। और अ प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, राइट। और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चेयरपर्सन होंगे। सॉरी। तो बेसिकली जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ टर्मिनेट की जा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दूसरा, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है पर उसको अप्रूव कर दिया है इस पर्पस के लिए कि यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, कौन अप्रूव करेगा, गवर्नमेंट करेगी, राइट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसको हेड कौन करेगा, CMO या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एज चेयरपर्सन ऑफ द सेट कमेटी, राइट। तो ऐसी जगहों पे टर्मिनेशन किया जा सकता है, provided that the district level committee shall consist of not less than 3 and not more than 5 members including the chairperson। तो अब ये बता रहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में कितने लोग होंगे, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 लोग होंगे, और उसका चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। इट सेज सेक्शन 3 and 4 कब अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन 3 and 4 व्हेन नॉट टू अप्लाई। तो बेसिकली ये बोलता है कि जो सेक्शन 4 है उसके प्रोविजंस और 3 सबसेक्शन 2 जो कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी से डील करता है और ओपिनियन ऑफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से डील करता है, वो अप्लाई नहीं होगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केस में जहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन ये है इन गुड फेथ में कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो इमीडिएटली नेसेसरी है प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को बचाने के लिए, राइट। एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है, आप समझिए कि अगर कोई वुमन है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई या तो आप टर्मिनेट करो या फिर द वुमन विल डाई, राइट। तो वहाँ पे उसकी लाइफ को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप ये देखो कि अच्छा आप तो 24 वीक्स
22 वीक्स हुए हैं अभी, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, हमें दूसरा भी ढूंढ के लाना होगा और दूसरा बोलेगा तो ही करेंगे, राइट? तब तक तो द वुमन विल लाइक पास अवे, राइट? शील डाई। तो लॉजिकल नहीं है ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें करना। तो इसलिए जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, या फिर अगर 28 वीक्स हो चुके हैं, 24 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहाँ पे जो वुमन है उसकी लाइफ को अगर डेंजर है, शी इज़ अबाउट टू डाई, राइट, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर इमीडिएटली नेसेसरी है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उस औरत की लाइफ को बचाने के लिए, उस प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को बचाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी और प्रायोरिटी दी जाएगी उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, राइट? तो वहाँ पे ना ये देखा जाएगा कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए और ना ही ये देखा जाएगा कि कितने वीक्स हो गए, राइट? नाउ कम्स सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। इट सेज कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है, तो वो क्या होगा? वो अफेंस होगा और उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। ये प्री में पूछा जा सकता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, और जिसका टर्म शैल नॉट बी लेस दैन 2 ईयर्स, जो कि 2 साल से कम का टर्म उसका नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, राइट, अंडर द कोड, right, under that code, and that code shall to this extent stand modified। तो बेसिकली आईपीसी के बारे में बात कर रहा है कि इन प्रोविजंस के थ्रू ऐसा होगा एज इफ कि उस कोड को अमेंड कर दिया गया, इतनी पनिशमेंट वहां पे लिखी हुई है, राइट? तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो नहीं है और उसके बाद वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देता है, तो वो एक ऑफेंस है जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स है और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स। और पनिशमेंट किस तरह की? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एमटीपी एक्ट है, इसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो सेक्शन 5 में जो पनिशमेंट्स हैं वो सारी की सारी मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स हैं। याद रखने में आसानी रहेगी आपको, राइट? अब अगर ऐसे प्लेस में जो कि सेक्शन 4 में, उसके अलावा किसी प्लेस में मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का, तो उस केस में भी सेम पनिशमेंट होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 7 ईयर्स की। और उसी तरीके से कि अगर कोई पर्सन ओनर है ऐसी जगह का जिसको अप्रूव नहीं किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन बी के हिसाब से, जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है, तो उस केस में भी वो जो ओनर है उसको मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 7 साल के लिए पनिशमेंट हो सकती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि ओनर कौन होगा। तो ओनर का मतलब यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो सकता है उस हॉस्पिटल का, उस जगह का जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन हो रहा है, और वो जगह अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू इस चीज़ के लिए। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्किंग और मेंटेनेंस ऑफ अ हॉस्पिटल और अ प्लेस, राइट? तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या फिर जो उसका जो इंचार्ज है उसके मैनेजमेंट के लिए जो सारी चीज़ें वो देखता है, तो ऐसा इंसान को भी हम ओनर की कैटेगरी में रखेंगे, राइट? फॉर द अब एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2D एज रिलेट टू द पोसेशन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स शैल नॉट अप्लाई। कि जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी की लाइफ सेव करनी है, राइट, तो उस केस में जो डॉक्टर अवेलेबल है, जो डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, वो ऐसा कर सकता है, वो ऑपरेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे टर्मिनेशन के लिए वो कर सकता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पास उतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, ट्रेनिंग है या नहीं है, राइट? तो जो भी डॉक्टर कॉम्पिटेंट है वो उस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। नाउ कम्स 5A। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब मैं कॉम्पिटेंट का मतलब बोल रहा हूँ कोई भी आके ऐसे नहीं, पॉइंट इज कि जो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वगैरह की बात है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में नहीं है ऐसा कोई डॉक्टर भी ये परफॉर्म कर सकता है, प्रोवाइडेड ही इज कॉम्पिटेंट टू डू सो। नाउ कम्स सेक्शन 5A। ये बात करता है नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको याद रखना है। 5A ऐड किया गया है 2021 के अमेंडमेंट से। ये कहता है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रिवील नहीं करेगा नेम या और कोई जो डिटेल है उस वुमन का जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और विद बोथ, राइट?
तो ये प्रोविज़न आपको याद रखना है कि जो भी टर्मिनेशन हो रहा है जिस वुमेन की प्रेगनेंसी का, उसके बारे में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी को भी, जिनको लॉफुली बताना ज़रूरी है, उनके अलावा किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेगा उसकी डिटेल्स। और अगर वो ऐसा करता है तो दैट इज़ एन अफेंस, और उसकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक है, या फाइन, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नाउ कम्स सेक्शन 5, पावर टू मेक रूल्स। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे आपको याद रखना है कि रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किस चीज़ की इन की पावर है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्राइब करने का, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। उसके अलावा कैटेगरी ऑफ वुमेन की कौन सी वुमेन है जिनकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप कर सकते हो, और या फिर नॉर्म्स क्या होंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जिसकी ओपिनियन रिक्वायर्ड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेडिकल बोर्ड किसको ले डाउन करने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमने ऊपर पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों की जो पावर है, रूल मेकिंग पावर है, वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। या फिर अगर कोई भी सच अदर मैटर्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी, और कोई भी और मैटर जो है उसके बारे में भी जो रूल मेकिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका? सबसेक्शन 3 इट सेज एवरी रूल, जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उस रूल को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, एक सेशन में या एक से ज्यादा सेशन में, 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के लिए उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, और पार्लियामेंट उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करती है, जो भी चेंजेस करती है, उस चेंज के साथ वो रूल पास हो जाएंगे, राइट। तो ये किसका एग्जांपल? ये बेसिकली एक तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, राइट। रूल मेकिंग पावर का क्या मतलब होता है? रूल मेकिंग पावर बेसिकली जब कोई लॉ बनाया जाता है तो उस लॉ में सारी चीजें पार्लियामेंट उससे डील नहीं कर सकता, सारी चीजें लेजिस्लेचर उसमें कवर नहीं करती। उसके लिए वो क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ऑथराइज कर देती है कि आप इसमें जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए आप रूल्स बना सकते हैं, राइट। तो ये जो रूल्स बनाए जाएंगे, ये रूल्स कैसे होने चाहिए? जो एक्ट है, जो पेरेंट लॉ है, उसकी कंफॉर्मिटी में होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और उन रूल्स को चेक करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो इसलिए पार्लियामेंट या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो यही रीजन है कि इस तरह के जो रूल्स हैं, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, ये जो रूल्स एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं उसको किसके सामने रखा जाता है? पार्लियामेंट के सामने, लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है। तो मान लीजिए कोई रूल्स XYZ रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंडर, अब इन रूल्स को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, और पार्लियामेंट अगर उन रूल्स में कोई चेंज करती है तो उन चेंजेस के साथ वो रूल पास हो जाएंगे, और अगर पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं करती है तो ये जो लॉ है एज इट इज पास हो जाएगा, राइट। ये रूल्स एज इट इज पास हो जाएंगे। पर अगर मान लो रूल्स आज बन गए थे और इसके अंदर कुछ एक्शंस लिए गए, कुछ एक्टिविटीज हुई, पर उसके 2 महीने बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आई और उस रूल को रखा गया तो पार्लियामेंट ने उसको चेंज कर दिया, तो उस केस में जो चीजें पहले की जा चुकी हैं उन रूल्स के अंडर, उन चीजों पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट कर रही है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, राइट। नाउ पावर टू मेक रेगुलेशंस। अब रेगुलेशन बनाने की पावर किसके पास है? रेगुलेशन बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। और किन चीज पे रेगुलेशन बना सकती है पार्लियामेंट? कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका ओपिनियन सर्टिफाइड होना चाहिए, किया जा सकता है, राइट। ये एक रिक्वायरमेंट बना सकती है। या फिर कि जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट की है वो उसकी सूचना देगा, इंटीमेशन देगा उस टर्मिनेशन का, राइट। या फिर डिस्क्लोजर कि भाई रूल इस बना, ऐसा रूल कि अगर कोई भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ है तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी के सामने, राइट, एक्सेप्ट जो कि लॉ के थ्रू जरूरी हो। फिर ये जो इंटीमेशन है ये किसको दिया जाएगा? टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। इंटीमेशन किस चीज का? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। अब सेम अब ये पावर क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है रेगुलेशन बनाने की पावर। तो ये अब रेगुलेशन ही किसके सामने रखा जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा
तो हमने ये पढ़ा कि वो जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो 30 डेज के लिए पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। पर जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए, तो उसके लिए लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल आप उनको रख दो, राइट। बट कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई कि कितने टाइम के लिए रखे जाएंगे, राइट। ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, प्री के लिए खासतौर पे, राइट। अब कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रावीन करता है इन रेगुलेशंस को जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। किस चीज से? फाइन लगाया जा सकता है उसके ऊपर 1000 रुपए तक का, 1000 रुपीज तक का मैक्सिमम। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इट सेज कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसने अपने गुड फेथ में, राइट, गुड फेथ मतलब विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, गुड फेथ में उसने जो भी चीजें की हैं उस चीज के लिए उसको उसके अगेंस्ट कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको लगता है कि यहाँ पे टर्मिनेशन जरूरी है, उसका अपना ओपिनियन ये था और इस वजह से उसने टर्मिनेशन की सलाह दी और टर्मिनेशन कर दिया, बट उससे कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए जिससे जो लेडी थी उसने बाद में क्या किया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसने वो डॉक्टर को सू कर देगी, राइट, कि इसने तो गलत कर दिया। तो डॉक्टर को यहाँ पे ये प्रूव नहीं करना है कि नहीं मैं हमेशा ही 100% हमेशा सही रहूंगा। डॉक्टर को ये प्रूव करना है कि गुड फेथ में मैंने ये चीज़ की, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये चीज़ सही थी, मेरे मेडिकल ओपिनियन में ये सही थी, राइट। तो ऐसी चीज़ों अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में जो डॉक्टर है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके लिए लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है। इट सेज कि गुड फेथ में जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक्शंस लिए हैं वो प्रोटेक्टेड है, राइट। आई होप आपको ये सेक्शन 8 सेक्शंस जो हैं क्लियरली समझ आए होंगे, इनका एनालिसिस समझ आया होगा, राइट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज देख लेते हैं, क्योंकि ये जो केस लॉज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। बेसिकली सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं ये पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को एक वुमेन की डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी से एसोसिएट कर दिया अंडर आर्टिकल 21। तो हम सब जानते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, एक फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली इस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के कि जो राइट रिप्रोडक्टिव चॉइसेस है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो एक वुमन का फंडामेंटल राइट है, राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट ले डाउन किए, एक बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट टेस्ट। तो अब ये बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट बेसिकली होता है कि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाए जो कि पर्सन जो है उस केस में उसका बेस्ट इंटरेस्ट सर्व करेगा, राइट। ये जो डिसीजन है ये गाइड नहीं होना चाहिए बाय द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम अलोन एंड नॉट दोज ऑफ द गार्डियंस और ऑफ सोसाइटी और इन जनरल। मतलब अगर कोई लेडी है, राइट, तो कोर्ट ये देखेगा कि उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, ये नहीं देखेगा कि उसके गार्डियन का क्या थॉट प्रोसेस है, राइट, या सोसाइटी क्या सोचती है, कि सोसाइटी को लगता है कि नहीं अबॉर्शन गलत है, नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें नहीं। बेस्ट इंटरेस्ट मतलब जो क्वेश्चन में जो वुमन है उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, राइट। देन सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट टेस्ट, इसका मतलब बेसिकली है कि अगर कोई वुमन जो है वो मेंटली इनकेपेबल है और तो बेसिकली अगर कोई वुमेन जो है वो इनकेपेबल है तो उस केस में जो इंसान जिसको डिसीजन लेना है, विच मीन्स गार्डियन इन दिस केस, जिसको डिसीजन लेना है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस वुमन के शूज में जाके देखेगा कि एक्चुअल में अगर ये कॉम्पिटेंट होती डिसीजन लेने के लिए तो क्या कर सकती थी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट टेस्ट। कुछ केसेस हम लोग देख लेते हैं जहां पे टर्मिनेशन को अलाउ किया गया था, राइट, इवन आफ्टर जो वीक्स थे उनके पास हो जाने के बाद, पहले 20 वीक्स का टाइम पीरियड था 2021 के अमेंडमेंट से पहले, तो उसके बावजूद भी अलाउ किया गया। तो किस तरह की सिचुएशन में ऐसा हुआ? मीरा संतोष पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है। इसमें मेडिकल बोर्ड जो था वो उसका ओपिनियन था कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी है इससे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो वुमेन की है उसको ग्रेव इंजरी होगी, और जो फीटस है मतलब जो बच्चा होगा बाद में, जो चाइल्ड होगा, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा एबनॉर्मेलिटीज के कारण। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है उस औरत का, तो उस वुमन का, राइट। देन कम्स शर्मिष्ठा चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें अभी मेडिकल बोर्ड का क्या ओपिनियन था? इसमें मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन ये था कि
सीवियर मेंटल इंजरी हो सकती थी उस वुमन को, और अगर चाइल्ड हैड इफ चाइल्ड वाज बोर्न अलाइव ही वुड हैव नीडेड अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, राइट, स्टेज बाय स्टेज बर्थ के बाद, और मोस्टली इस तरह की सर्जरीज में क्या होता कि डेथ हो जाती है, राइट। तो ऐसे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वुमन है वो टर्मिनेशन के लिए जा सकती है। उसके बाद कुछ इंस्टेंसेस अपन देखते हैं जहां पे टर्मिनेशन अलाउ नहीं किया गया, राइट। तो सविता सचिन पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जजमेंट है ये भी। तो इसमें जो वुमन थी वो 26th वीक में थी अपनी प्रेगनेंसी के, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया परमिशन के लिए ताकि वो टर्मिनेशन करवा सके, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक मेडिकल बोर्ड डायरेक्ट किया, और उस मेडिकल बोर्ड ने ये बोला कि उस जो बेबी है उसको ट्राइसोमी 21 करके एक ये डिजीज हो सकता है, पर और वो जो बंदा है, वो जो चाइल्ड होगा, ही इज लाइकली टू हैव मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस, मतलब श्योर नहीं है कि उसको होगा ही होगा, चांसेस हैं कि हो सकता है, राइट। और कोई मेंटल और फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो वुमन को नहीं होगी, राइट। Since the medical report clearly does not observe that this particular fetus will have severe mental and physical challenges and simply states that it is likely to have those challenges, and also since there is no danger to the life of woman, the prayer to undergo medical termination was declined by Supreme Court। मतलब कि कोई भी मेडिकल फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस नहीं होंगे, मतलब होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाइल्ड को हो सकते हैं और वो भी ट्रीटेबल है, राइट। और वुमेन की लाइफ को भी कोई, उस वुमन की लाइफ को भी कोई डेंजर नहीं है, तो इसलिए ये केस कोई फिट केस नहीं है जहाँ पे टर्मिनेशन अलाउ किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था इसमें। देन शीतल शंकर साल्वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है। इसमें भी ये लाइकलीहुड की बात थी कि बेबी मतलब हो सकता है कि वो जिंदा भी रहे और सर्वाइव भी कर जाए कोई अच्छे एक लंबे समय तक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें टर्मिनेशन के लिए डायरेक्ट करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आज आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि जो 2021 का अमेंडमेंट है उसमें कौन से, उसके थ्रू क्या क्या मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले तो जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है जिसके लिए टर्मिनेशन करवाया जा सकता है वो 24 वीक्स कर दी गई, पहले ही मैक्सिमम 20 वीक्स था, राइट। तो अब पहले क्या था, 12 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी थी उसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था उसकी ज़रूरत थी, उसके ओपिनियन की ज़रूरत थी। पर अब 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है उसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत है, और 20 वीक्स से 24 वीक्स तक के लिए जो प्रेगनेंसी है उसके लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद अगर लाइफ ऑफ वुमन, मतलब हमने भी पढ़ा कि अगर ऐसा है कि कोई थ्रेट है कि इमिडिएटली नेसेसरी है टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी का, उस औरत की जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी लाइफ को बचाने के लिए, तो वहाँ पे केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो प्रोविजन है 2021 के पहले भी ऐसा ही था और आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। अब अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी हो गया है क्या कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड सेटअप करना, जैसा कि हमने पढ़ा उसमें 3 लोग, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन और एक सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट होगा। उसके अलावा वो लोग होंगे जिनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बोलेगी, राइट। तो मेडिकल बोर्ड सेटअप करना ज़रूरी हो गया है अमेंडमेंट के बाद। और उसके अलावा अमेंडमेंट ने यह भी प्रोवाइड किया कि अगर 24 वीक्स के बाद भी मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो परमिसिबल है अगर मेडिकल बोर्ड ये डायग्नोस करता है कि इस केस में सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जो चाइल्ड है उसमें सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है, राइट। कि जब वो पैदा होगा तो बहुत लाइक्लीहुड है कि वो बहुत बीमार होगा और बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस तरह का अगर कुछ है तो उस केस में 24 वीक के बाद की भी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता था, अब इसमें जो मेडिकल बोर्ड के अपॉइंटमेंट की बात की है, 2021 से पहले मेडिकल बोर्ड कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थे, जिनको लॉ नहीं बोलता था, एमटीपी एक्ट में नहीं था ऐसा प्रोविजन। जो कोर्ट्स ही हैं वो टाइम टू टाइम जब भी कोई केस आता था तो वो डायरेक्ट कर देते थे, मेडिकल बोर्ड अपॉइंट कर देते थे उस पर्टिकुलर केस को एग्जामिन करने के लिए, राइट। तो इस तरह की बॉडीज थी जो कोर्ट टाइम टू टाइम अपॉइंट करता था। पर अभी क्या है कि ये एमटीपी एक्ट ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया कि मेडिकल बोर्ड ऑफ हर स्टेट को बनाना ही पड़ेगा, एक परमानेंट बॉडी बना दी।
राइट। उसके अलावा अब अगर हमें देखें तो हमें ये समझ आएगा कि अगर केवल जो फीटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है, उसी के केस में 24 वीक्स के बाद भी टर्मिनेशन अलाउ किया जाएगा। उस केस में अगर ऐसा कुछ है और डॉक्टर का ओपिनियन ये है, तो उस केस में जो वुमन है उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट फाइल करने की जरूरत नहीं है परमिशन लेने के लिए कि हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना है, राइट। पर अगर इस चीज के अलावा किसी और ग्राउंड पे आपको टर्मिनेशन चाहिए, राइट, इस चीज के अलावा ये चीज और इसके अलावा एक और चीज क्या है कि अगर सिवियर डेंजर है लाइफ ऑफ वुमन को, उन दो चीजों के अलावा वो हॉस्पिटल बेड में है, तो 1 घंटे का टाइम है, अगर जल्दी से टर्मिनेशन नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में तो ऑब्वियसली इलॉजिकल है ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोर्ट जाएगी। तो इन दो केसेस के अलावा अगर किसी और सिनेरियो में टर्मिनेशन की जरूरत है तो उस जो लेडी है उसको रिट पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट के लिए, कोर्ट के सामने टर्मिनेशन के लिए, राइट। तो अब फाइनली अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये देखेंगे कि जो एमटीपी एक्ट है कि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। इसमें जो विमेन है उनकी जो राइट टू लाइफ है, जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होते हैं। रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का मतलब कि बच्चों को बर्थ देना, राइट, देना या ना देना, राइट, ये एक वुमेन का, एक लेडी का या एक जो इंसान है उसका अधिकार होता है कि उसको बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, कितने करने हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उस इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसका राइट टू लाइफ का पार्ट है, राइट। तो ऐसे केसेस में तो एक तो राइट टू लाइफ का ये और जो पर्सनल लिबर्टी का जो ये एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को ये लॉ ध्यान में रखता है, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। उसके अलावा ये जो सोसाइटी में जो रिलीजियस इश्यूज रहते हैं कि नहीं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं किया जाना चाहिए, बच्चे भगवान की देन होते हैं, या इस तरह का कुछ भी अगर जो भी कोई थॉट प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी ये कोर्ट बोलता है कि भाई सोसाइटी कैसे सोच रही है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जहाँ पे ज़रूरी है, रिलीजन वगैरह से थोड़ा हट के जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। और इस लॉ की अहमियत और इस खास तौर पे जो अमेंडमेंट है इसकी अहमियत और इस वजह से बढ़ जाती है कि यूएस जैसी कंट्री, यूएसए जैसी कंट्री ने, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ टाइम पहले रो वर्सेस वेड का जो जजमेंट था 1973 में, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमन, उस जजमेंट को अभी रिवर्स कर दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में, राइट। तो वो यूएस बेसिकली क्या हो रहा है, यूएस कंजर्वेटिव होता जा रहा है, ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, राइट। ये कि बैकवर्ड स्टेप है कि एक पहले तो 1973 का जो जजमेंट था बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट था, बट अभी उन्होंने उसको रिवर्स करके क्या कह दिया कि नहीं, ये राइट है ही नहीं वुमन का, वो अलाउ ही नहीं किया जा सकता अबॉर्शन, राइट। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ही सही डायरेक्शन में आगे जा रहा है, एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के साथ आगे जा रहा है, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे जा रहा है, राइट। तो एक ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये भी एक वेलकम स्टेप है, और ये जो लेजिस्लेशन है ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है एमटीपी एक्ट कंप्लीटली समझ आया होगा, और आई होप आपके लिए सफिशिएंट होगा मेंस और प्री दोनों के लिए। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, प्री के लिए खास तौर पे, और मैंने आपको बताया भी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, राइट। एनफोर्समेंट डेट आपको देख लेनी है, उसके अलावा एसेंट की डेट देख लेनी है, जो पनिशमेंट्स और पेनल्टीज हैं वो ज़रूर आपको देखनी है, क्योंकि जो प्री का क्वेश्चन है वो वहाँ से आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। और जब मेंस की बात आएगी तो आई होप अगर आप इस लेक्चर को आप अच्छे से सुन लेंगे, 1-2 बार अपने नोट्स इससे बना लेंगे, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी नहीं आपको मेंस के लिए, राइट। आप आराम से एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे इसमें, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैंने पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो एक्ट है, एक लेक्चर में इसलिए समेट दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो, आप एक बार बैठें और आपका पूरा का पूरा एक जो लॉ है वो खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।